दलितों पर अत्याचार होता है तो दलित ही क्यों बोलते हैं, दलित ही सड़क पे क्यों आते कोई हैं? कम या कोई ज्यादा, हाँ, लेकिन उन्हीं वही बोलते हैं। वही हाँ। मेरठ की इतनी बड़ी घटना हुई, चंद्रशेखर आजाद रावण वहां गए, दौड़ना पड़ा तो सड़क पे दौड़े। जिसके पास ताकत है देश में जनमत बनाने की, जो सिविल सोसाइटी को लीड करता है। ब्राह्मणों भाजपा छोड़ो कभी हो ही नहीं सकता। ये जो हिंदू संगठन है, जो बात बात पर तलवार बांटते हैं, घरों से निकलते हैं, कहते हैं, ये लोग तो आज मोहन भागवत का मथुरा में बयान है कि जाति खत्म कीजिए, भाई हिंदू एकजुट हो। तो तमाम हिंदू संगठन, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब भी इनको सवर्णों का संगठन माना जाए। जाति कभी ना खत्म होने वाली चीज है। जातिवाद खत्म हो जाएगा, जाति के नाम पर भेदभाव खत्म हो जाएगा, जाति के नाम पर अत्याचार खत्म होगा, तब वो सब कुछ, वो सारा सुंदरबन के पास हम जाने का प्रयास करेंगे, दिखाएंगे किस तरह से बांग्लादेश से आए हुए दलितों के साथ मतलब कि क्या कह सकते हैं कि बीजेपी वालों का खून तब खोलता ना जब मेरठ की जो महिला जिसको मार दिया गया वो बांग्लादेश की होती, वो यूपी की नहीं होती, बांग्लादेश की होती, तब योगी जी को गुस्सा आता। या पाकिस्तान की होती तो पाकिस्तान की होती हिंदू दलित, तब गुस्सा आता। आखिर जब किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, चाहे महिलाओं के साथ गैंगरेप हो, रेप हो, हत्या हो, तो इस देश के सभी लोगों का खून क्यों नहीं खौलता है? सारे लोग उसका विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? सारे लोग विरोध क्यों नहीं जताते हैं? जबकि कभी भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने अन्याय के खिलाफ चुप्पी नहीं साधी है। चाहे वो निर्भया हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, देश सड़कों पर था। लेकिन हाथरस की घटना हो, मेघवाल समाज के बच्चे को मार दिया जाए, अभी मेरठ में वारदात हुई है, तो चंद्रशेखर आजाद ही जाएंगे, मायावती जी ही ट्वीट करेंगी, अखिलेश ही बोलेंगे। सवर्ण समाज के नेता, जिनको मीडिया राष्ट्रीय नेता कहता है, हिंदुओं का नेता कहता है, और वो तमाम हिंदू संगठन, वो क्यों नहीं सक्रिय होते हैं? तो क्या वो एक जाति विशेष के संगठन है, एक समाज विशेष के संगठन है? इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, वो सिर्फ बहुजन नेताओं को ही क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि ये तो सच है कि बहुजन समाज के लिए ए, बी या सी जो भी लड़े, वो बहुजन नेता ही लड़ता है। मेरे साथ वेद प्रकाश हैं, ईमानदार। अगर पत्रकारिता को ईमानदारी से बात करने की बात होगी तो बहुत कठोर पत्रकार हैं, बहुत कठोर टिप्पणी करते हैं। मैं तो सही पूछिए तो मैं इन्हीं को पत्रकार मानता हूं, जो बिगाड़ के डर से, हम बहुत लोग हैं जो समझौता करते हैं कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करेंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। वेद इस तरह से रिस्क लेते रहते हैं, और खासकर अपने बहुजन समाज के नेताओं के प्रति ये बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत ज्यादा आलोचनात्मक होते हैं। पूरी दुनिया में अगर बेहतरीन पत्रकारों की लिस्ट बनेगी तो भारत से वेद का नाम जरूर आएगा। क्यों नहीं? सभी आपके मार्गदर्शन में हम लोग काम किए हैं। और देखिए, हम सबको फिर से बताना चाहते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि YouTube पर भी बहुजन का चैनल हो सकता है। ये देश के बहुजनों को शंभू कुमार ने बताया, अशोक दास ने बताया, और आप लोग हमारे सीनियर हैं। आप जरा मेरी बात सुनिए। आप घर बना देना और उस घर में क्या सही है क्या गलत है, तो मैं किस कंसर्न मैंने उसमें कहा था कि इस देश में या इस दुनिया में एक ऐसे पत्रकार का मतलब क्या होता है? सत्ता से सवाल पूछना। आप जिस तरह से क्रिटिकल तरीके से अपने बहुजन समाज के नेताओं की, आपसे ज्यादा क्रिटिकल तरीके से आलोचना कोई नहीं करता है, तथ्यों के साथ। मैंने इस लिहाज से कहा था, मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा था। अब आपस की बात खत्म करके हम लोग मुद्दे पे आते हैं। सर, मुद्दे की बात मैं वही समझना चाह रहा हूं। एक करके हम आपके जो सवाल हैं हमसे होंगे, हमारे सवाल आपसे होंगे। आपने जो पहला चीज बोला, बहुत पॉइंट वाली बात कही कि दलितों पर अत्याचार होता है तो दलित ही क्यों बोलते हैं, दलित ही सड़क पे क्यों आते हैं? कोई कम या कोई ज्यादा, लेकिन उन्हीं वही बोलते हैं। वही दलित, सारे दलित भी तो नहीं आते हैं सर। हमने आज मेरठ की जो घटना हुई, मेरा सवाल आज उस पर नहीं, जरा सा इस पे मेरा सवाल जरा सा मैं बोल देता हूं। वहां भी नफा नुकसान देख के सुविधानुसार लोग बोलते हैं, दलित में भी। जैसे कि आज एक उदाहरण हम दे रहे हैं सर, मेरठ की इतनी बड़ी घटना हुई, चंद्रशेखर आजाद रावण वहां गए, दौड़ना पड़ा तो सड़क पे दौड़े।
लेकिन गए। चिराग पासवान क्यों नहीं गए? चिराग पासवान की तो बड़ी पार्टी है चंद्रशेखर आजाद रावण से, कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं। जरा मेरी बात सुनी जाए, मैं उस पर आऊंगा। हाँ नहीं, जरा सा आप मेरे जरा सवाल सा को इसलिए नहीं, सवाल नहीं, हम इस सिर्फ दलित वाली बात करते हैं। हम कहते हैं कि जब मेघवाल जो था बच्चा, राजस्थान में मटके से पानी पीने पे जान ले ली गई बच्चे की, उसमें चिराग पासवान राजस्थान गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। और उत्तर प्रदेश चिराग पासवान नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। तो चिराग पासवान भी वहीं दलित अत्याचार होने पर जाएंगे जहां कांग्रेस की सरकार हो या एंटी बीजेपी सरकार हो। जहां बीजेपी अलायंस की सरकार होगी, चिराग भैया नहीं जाएंगे। ये मेरा कहना था कि सारे दलित। चलिए, उनका तो राजनीतिक नफा नुकसान समझ गए। हाँ, मैं समझना चाह रहा हूं कि मैं एक समाज के तौर पे बात करना चाह रहा था कि निर्भया हुआ, हाँ, या जो अंकिता भंडारी हुई, वो देश की बेटी थी। दलित सब जाते हैं। जब कोई बैकवर्ड दलित पिछड़े पर अत्याचार होता है तो वो दलित तो की उसको बेटी। यादव, कुर्मी, कुशवाहा दलित पर अत्याचार क्यों माना जाता है? जो राष्ट्रीय नेता है, जो समाज इंटेलेक्चुअल है, जो अखबारों में लेख लिखता है, जिसके पास ताकत है देश में जनमत बनाने की, जो सिविल सोसाइटी को लीड करता है, वो तमाम लोग चुप हो जाते हैं। हाँ, देखिए, किसी भी समाज की बेटी के साथ गलत हो तो गलत है, चाहे किसी भी जाति की हो। लेकिन सवर्ण बिरादरी की बच्चियों के साथ अगर गलत होता है तो उसे देश की बेटी के रूप में बताया जाता है कि ये देश की बेटी है। कुछ अच्छा करती है तो देश की बेटी ने किया कमाल। और हमारे समाज की बच्ची के साथ कुछ गलत या अच्छा होता है तो बोला जाता है ये दलित की बेटी है, या कुर्मी है, यादव है, हाँ, कुशवाहा है, हाँ, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। हाँ। अब तो जाट गुर्जर समाज को भी जाति से उनको भी राष्ट्रीय परिधि में नहीं रखा जा रहा है। हाँ, कल एक वीडियो देख रहे थे सर, जरा सर अगर आपको आप इजाजत दें तो सुनाया जा सकता है कि एक साजिश क्या है। देखिए, ब्राह्मणों की एक मीटिंग हो रही है, उसमें एक ब्राह्मण भाषण दे रहे हैं और उसमें एक कोई पत्रकार भी, आप पहचानते होंगे चेहरा, यूपी के, बड़ा घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर। देखिए सबकी जात कैसे आ जाती है यहाँ पे। मैं कहूंगा ब्राह्मणों, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो। फिर मैं कहूंगा कि ब्राह्मणों, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो। और कारण मैं बता रहा हूं, कारण है, 3 कारण है, समझ लीजिए आप। और अगर इन 3 कारणों को आपने अच्छी तरह से नहीं समझ लिया तो आपके आने वाली पीढ़ियों की वह दुर्दशा होगी कि अगर आप रहेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और पहला कारण, पूरे देश में आज यही तो हो रहा है कि आरक्षण खत्म करो। पूरे देश में चर्चा आरक्षण खत्म करो, लेकिन जहां पूरे देश में आरक्षण खत्म होने का एक युवाओं में खास करके इतना संतोष फैला हुआ है, उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी जब भी मौका मिला उसको आगे बढ़ाती जा रही है। आपका ध्यान नहीं होगा आपको कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं राज्यों में, वहां 75% आरक्षण की व्यवस्था हो चुकी है। ये तो भला मानिए सुप्रीम कोर्ट का कि उसने रोक रखा है कि 50 से ज्यादा नहीं होगा। सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये किस भारतीय जनता पार्टी की कृपा से नहीं, यह है उनकी कृपा सुप्रीम कोर्ट की, जिससे कि आप रुके हुए हैं। और ये जब से भारतीय जनता पार्टी है, तभी की बात बता रहे, पहले की बात छोड़िए, पहले जितना हुआ भारतीय जनता पार्टी में। अभी 4 दिन पहले बिहार में 80% का प्रस्ताव पारित हुआ है। 4 दिन पहले महाराष्ट्र में पारित हो गया, जहां की भाजपा की सरकार है। अभी सरकार बनी और तुरंत प्रस्ताव पारित सारे राज्यों में। और अब जो होने जा रहा है कि आरक्षण के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो करने जा रही है वो ये है कि मोदी जी ने आपको जाति जनगणना करा के क्या करने जा रहा है, आपने कभी सोचा? वो आप 85% आरक्षण केंद्र में लागू करना चाहते हैं, और जब 85% आरक्षण केंद्र में लागू हो जाएगा तो राज्यों में तो हो ही जाएगा। संशोधन कर देंगे, अन्यथा जाति जनगणना कराने की जरूरत क्या थी? जातियां तो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब जातियां जो खत्म हो रही थी उसको हमेशा के लिए मोदी जी ने अमर कर दिया। क्या कहना चाह रहे हैं मोदी जी ने, हाँ, दूसरे पार्टी में है। अब इतने पे हम लोग देते हैं, कुछ ज्यादा है।
एक ब्राह्मण समाज की बैठक में एक ब्राह्मण बोल रहा है कि जातियां जो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी उसको आरक्षण के माध्यम से या जाति जनगणना के माध्यम से उस जाति व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि जाति अगर खत्म हो रही है, उत्तर प्रदेश के ही भाई साहब हैं जो बोल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही कोई यादव कथावाचक कर गए थे ना कथा करने, तो उसका मुंडन किया गया था और एक कुशवाहा कथावाचक का भी हुआ। अब मध्य प्रदेश में पटेल कथावाचिका की हुई, मूत्र से पवित्र किया गया। कुशवाहा को भी मारा गया। हाँ पटेल नहीं, मध्य प्रदेश में रीवा में पटेल कथावाचिका महिला, हाँ उनको बेइज्जत किया गया। हाँ और छत्तीसगढ़ में साहू समाज की कथावाचिका को कहा गया कि आप कैमरा कीजिए, कैमरे पर डांस। हाँ। हम लोग उस पर आते हैं। ये हम इसलिए दिखाए कि ये अंततः ये बीजेपी को ही वोट देंगे, ये हड़काते हैं बीजेपी को। अच्छा, मतलब अपनी दबदबा बना रहे हैं। हाँ। बीजेपी ब्राह्मणों भाजपा छोड़ो कभी हो ही नहीं सकता, वो भाजपा को कभी नहीं छोड़ सकते। और ये इस तरह से करके अखिलेश यादव सोचेंगे अरे भाजपा से नाराज हैं ब्राह्मण समाज, पीडीए प्लस करो। एक दिन अखबार में पढ़ रहे थे सर, पत्रकार अपने मन से छाप रहा है कि अखिलेश यादव की है तैयारी पीडीए प्लस की। तो पीडीए तो हो गया दलित, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, प्लस कौन? तो ब्राह्मण। अपन मन से आएंगे, हम राजनीति पर आएंगे। वेद में सामाजिक चीजों पर बात करना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई विभत्स इस तरह के जो हाथ, वैसे ये जो मोटा जातिवाद है, ये कोई सबसे ज्यादा दलित समाज मार है, फिर आदिवासी है, फिर पिछड़े भी मार है सबसे। तो पूरे देश का गुस्सा क्यों नहीं? खासकर मैं इस देश में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, जो जिनकी आवाज पहुंचता है। कोई रिक्शा चलाने वाला तो इस पर आंदोलन लेख लिखेगा। एक हम बोल देते हैं, जो पावर सेंटर्स में बैठे हुए जो समाज है जनरल कैटेगरी का, उनको इसका दर्द नहीं महसूस। हम बता देते हैं सर, एक रिक्शा चलाने वाले को पुलिस एक थप्पड़ मार दे, ट्रैफिक पुलिस, तो कहेगा अरे ठीक। अगर कार चलाने वाले को पुलिस ने एक थप्पड़ मार दिया, कार मालिक को, तब लोगों के नजर में जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो मतलब ये लोग जो पूरा भारत देश जिसको बोलते हैं, भारत के लोग जिनको बोलते हैं, हर जात के लोग जिनको बोलते हैं, वो इस बात को लेके अभ्यस्त हो गए हैं कि दलित इसीलिए बने हैं, ढोलक है बजा दो। लेकिन जब अगड़ी जाति के लोग बजते हैं, मारपीट होती है उनके साथ या और कुछ होता है, ऑफ हो जाता है कोई, तब कहते हैं ये क्या हो गया। तो इन सारी खबरों के लिए देश एकदम अभ्यस्त है कि दलित के साथ देश अभ्यस्त है या मीडिया इस तरह का नैरेटिव ही नहीं बनाता है। जैसे देश को मान लिया हमने आपको मारा, तो ये खबर कैसे जाएगी? मीडिया के थ्रू जाएगी ना, जैसे शंभू जी ने वेद पर हमला। नहीं सर, आम लोग मेरठ की घटना तो हम लोग बता रहे हैं, तो अब हम तो बता रहे हैं। नहीं, अब तो सोशल मीडिया आया है, रिस्पॉन्ड आप भी तो बता रहे हैं, तो उन लोग में उबाल क्यों नहीं है? हाँ, लोग अभ्यस्त हो गए इस बात को लेके, अरे दलित के साथ तो ये सब होते ही रहते। अच्छा, लेकिन दलित पिछड़ों में एक यूनिटी थोड़ी बहुत, अब जैसे मायावती जी ट्वीट की, चंद्रशेखर गए, अखिलेश यादव बोले, तो अब एक यूनिटी बन थोड़ी पहले के मुकाबले। अब दलित पिछड़े जो हैं, और आज जैसे बिहार में हीना नाम की एक महिला के साथ यही हुआ है, गैंगरेप हुआ है, अभी घटना है, मधेपुरा की घटना है, वहां सभी लोग उसको लिख रहे हैं, पिछड़ी जाति के लोग, तमाम लोग। अच्छा, ये जो हिंदू संगठन है जो बात बात पर तलवार बांटते हैं, घरों से निकलते हैं, कहते हैं लोग, तो आज मोहन भागवत का मथुरा में बयान है कि जाति खत्म कीजिए, भाई हिंदू एकजुट हो। तो तमाम हिंदू संगठन, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब भी इनको सवर्णों का संगठन माना जाए, क्योंकि दलित पिछड़ों पर नहीं बोलते। उनके यहाँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? हिंदू के संगठन में झाड़ू पोछा लगाने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए हो जाइए, आइए झाड़ू लगाइए, सफाई कीजिए, आपकी वही हैसियत है। अच्छा, एक कौन तो है, देखिए नाम भूल रहे हैं, जो आरएसएस में रहे बहुत दिन बाद, और उसके बाद आरएसएस से निकल के किताबें लिख रहे हैं, मेघवंशी जी। हाँ, क्या नाम पूरा उनका? तो उनसे लीजिए अनुभव कि आरएसएस में जाति का क्या स्थिति है, दलितों की क्या स्थिति है। वो तो अपने जीवनी में लिखे हैं कि आरएसएस के कार्यक्रम में मेरे गांव में लोग आए थे, और मेरे गांव में जब लोग आए तो मेरे घर में खाना बना, तो उसमें से जो एक प्रमुख थे
वो बोले कि देखो खाना तुम्हारे घर में नहीं खा सकते हैं, सब लोग अगड़ी जात के हैं। नहीं, लेकिन हम हाँ, लोग की जरा- लड़ाई खाना खाने की है, उनके घर में या खिलाने की है। हम उनके खाना घर में तो खाना खाते चाहते रहे हैं। नहीं, हम उनके घर में खाना चाहते हैं। हाँ वही ना, तो खाना तो हमारे घर में आके पिछड़े दलितों के यहाँ खाते रहे हैं। लड़ाई मेन है कि हमको वो अपने डाइनिंग टेबल पर खिलाए। ये संघर्ष है ना। नहीं, किसी का हम क्यों खाएं, वो अपना खाए हम अपना खाएं। तो फिर क्या भाईचारा है? कहाँ का भाईचारा है? आज मोहन भागवत ने कहा है कि साथ उठिए, बैठिए, खाइए, पीजिए, तब हिंदू। नहीं, हिंदू एक है, विवाह भी कीजिए। अरे खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है लोग। इंटर कास्ट विवाह होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगड़ी जात के लोग नहीं करते हैं दलित पिछड़ों में शादी, तो बहुजन लोग तो आपस में कर सकते हैं। ये 1-2 पीढ़ी और चलेगी, उसके बाद ये सब बहुजन में देखिए। अभी जो है, अभी माता पिता जो यूथ के हैं, जिनकी शादी हो रही है, उनके माता पिता उस विचार के हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन अगली पीढ़ी जो आएगी वो अपने बच्चे को फ्रीडम देंगे कि अगर, या फिर वो ही खुद अपनी जात में लड़का लड़की नहीं ढूंढेंगे, कोई किसी के मित्र हैं, दूसरी जात के हैं, अरे तुम्हारी बेटी हमारा बेटा, चलो ब्याह। तो हम इसका मतलब हम दलित पिछड़ों को मान ले कि जो सवर्ण नेता है वो राष्ट्रीय हमारे नेता नहीं। कैसे हैं? एक चीज है, अम्बेडकर साहब इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हुए, सोशल रिफॉर्मर हुए, उनको क्या कहते हैं? दलितों का मसीहा। वही। महिलाओं का मसीहा भी नहीं बोलते हैं। तो जो व्यक्ति इस देश का संविधान दिया, इतने सारी योजनाएं दी, रिजर्व बैंक का फाउंडेशन कैसे हो उसकी बुनियाद दी, उसको लेके आइडिया दिया, इतने बड़े अर्थशास्त्री को दलितों का मसीहा कहा, तो हम अटल बिहारी वाजपेयी को देश का नेता क्यों माने? उनको क्यों नहीं कहा जाए कि वो ब्राह्मणों के नेता हैं? अरे लालू यादव को यादव का नेता बोलते हैं लोग, अखिलेश जी को यादव का नेता बोलते हैं, तो भैया हम नीतीश कुमार 25वां साल कंटिन्यू कर रहे हैं, वो पिछड़ों के नेता है। हाँ, उनको कहता है कि उनका वोट बैंक अति पिछड़ा। सही बात है, मतलब सवर्ण समाज उनको नेता नहीं मानता है। नेता मतलब के लिए कहे मानेगा? तो कहा उनको तो पिछड़ों का नेता, हम तो मीडिया नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं, उनको पिछड़ों का नेता कहा जाता है कि पिछड़े हैं। हाँ, उनका वोट बैंक भी पिछड़ा है, वो पिछड़े नेता हैं। कुर्मी चेतना रैली से आए हैं, कोई भले ब्राह्मण रैली तो तमाम एक धार्मिक सेकंड। संगठन हो या तमाम जनरल कैटेगरी के नेता हो, उनको कम से कम दलित पिछड़ों के पर अत्याचार से या उनके हक अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। सम्राट चौधरी जी बीजेपी में है ना, उनको नेता मानेगा सब लोग, उनको कहता है कोयरिक नेता। सम्राट चौधरी हाँ, खुशबहा नेता, बीजेपी के भी नेता हिंदू के नेता नहीं है। बीजेपी के नेता तो मानते होंगे ना। बीजेपी के कोयरी नेता सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा को कोयरी का नेता। इसमें तमाम पार्टी ने एससी सेल, ओबीसी सेल बना रखा है। हाँ, अच्छा एक चीज बताइए, जीतन राम मांझी को हिंदू का नेता मान ले, हम इतने चाहते हैं। मांझी जी को हिंदुओं का नेता मान ले, हम बस इतने चाहते हैं। बीजेपी वाले जीतन राम मांझी साहब को हिंदुओं का नेता मान ले, और हिंदू संगठन मांझी जी को मान ले, शोषित वंचित की आवाज उठाए। हाँ, हम चाहते हैं कि अगड़ी जात पे अत्याचार हो तो हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग पे अत्याचार हो तो अगड़ी जात के लोग आवाज उठाएं, ये माहौल हो। और अगड़ी जात में जिस जाति का व्यक्ति अपराधी हो उसके विरुद्ध वो लोग मोर्चा खोलें। हम लोग में क्या है कि कोई दलित भी गलत करता है तो हम लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो नेता हो। नहीं, आप तो सबसे ज्यादा दलित नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। हाँ, लेकिन यही चीज है कि अगड़ी जाति वाले आंख मूंद लेते हैं। आपके बारे में तो कहा जाता है कि वेद जो है वो सवर्ण नेता के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं, वो सिर्फ बहुजन नेताओं के खिलाफ अधिकार हमारा उन पर ज्यादा बनता है। हमारा बहुजन तो नेता। आपको लगता है सारे दलित पिछड़े नेता भ्रष्ट हैं, कर्तव्यहीन हैं? 24 कैरेट भी तो कोई नहीं है। अब बाकी लोग सब 24 हम उससे क्या मतलब है? हम जो ये क्लेम करता है कि हम इसका नेता मतलब है, जो सवाल हम उससे करेंगे। जो पहलवान 100 किलो का है तो उससे 100 किलो का पहलवान ही लड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि 100 किलो के पहलवान से कुश्ती का नियम है, 100 किलो नहीं, 100 किलो। अगर मांझी जी कहते हैं, चिराग जी कहते हैं, अशोक चौधरी कहते हैं, ये सारे दलित नेता कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, तो हम पर कुछ दिक्कत आएगी, अत्याचार होगा तो हम किसको बोलेंगे? हम इन्हीं को बोलेंगे। आपको एक पता है कि इस देश के किसी भी
SC ST OBC की जो लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उसको चंदा नहीं मिलता है। नहीं। बीजेपी को मिलता है, थोड़ा बहुत कांग्रेस को मिलता है, ममता बनर्जी को भी मिलता है। बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को नहीं मिलता है। सत्ता में आने के बाद मिलता है? नहीं, तभी नहीं। और ले लेता है। हेमंत सोरेन को 1 रुपया नहीं मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो तो 10 साल से मुख्यमंत्री है। नीतीश जी को एक बार कहा कि कोई पहुंचा दिया 10 करोड़ रुपया छोड़ के चला गया था, उनको नहीं मिलता इलेक्ट्रल बॉन्ड। इस देश के जो धन्ना सेठ हैं वो पहले कांग्रेस को देते थे, अब वो बीजेपी को देते हैं। दोनों को देते हैं। थोड़ा सा कांग्रेस का देखिए वो सब तेज बिरादरी है। देखिए एक चीज होता है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में या किसी लोकसभा क्षेत्र में, जरा से मेरी बात समझिए, किसी विधानसभा क्षेत्र में या किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 2 उम्मीदवार होते हैं प्रमुख, एक भाजपा से, एक भाजपा अलायंस से या एक कांग्रेस अलायंस से, जो दोनों को 1-1 लाख रुपया देते हैं। माने कोई 10-10 लाख या 5-5 लाख दोनों को देंगे, जो जीत गया उससे काम लेंगे, और जितना दिया उससे ज्यादा का काम लेंगे। ये जो लोग कहते हैं कि बहुजन नेताओं को जो बदनाम किया जाए, विशेष लालू यादव के बारे में कहा जा रहा है, ममता बनर्जी को देखिए, उन्होंने तो CBI को भी गिरफ्तार कर लिया था पिछली बार 24 में। अभी ED वाले को मतलब उसकी फाइलें छीन ली, मोबाइल छीन लिया, सुप्रीम कोर्ट भी चली गई। बहुजन नेता को तो सीधे CM हो लालू यादव, हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर जाके जेल जाइए। ये करेजा लालू यादव में था, ये करेज भी लालू यादव में था। ये लालू जी भी घिरे में, अभी एक सेकंड, जो आपने लालू जी जिससे जमीन खरीदे उसके 3 गो बेटा को नौकरी लग गया। बिहार में तो ऐसा घर बता दूंगा जब एक ही घर में 4-4 वायलेंस है। अब हमको बता जरा से, इसी पे लालू जी वाले मसले पे आते हैं। लालू जी का करेज इसलिए हम बोले कि आडवाणी को गिरफ्तार किए थे, वो करेज ममता बनर्जी दिखा रही उसी टाइप का है। अरे भाई, इनकम टैक्स ED, हाँ, कोर्ट को दरकिनार कर देते हैं। इनकम टैक्स ED मैंने देखा, एक कलेक्टर, एक IAS IPS नौकरी लैंड फॉर जॉब वाले, जरा सा मेरी जॉब, जरा सा क्लियर कर दूं, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं। कोर्ट ने कह दिया इनको जमीन पर कब्जा दिलवाइए, इनको जमानत कीजिए, जेल से रिहा कीजिए, नहीं करते हैं। जरा सा लैंड फॉर जॉब वाले मामले में हम बोलते हैं कि कितने की जमीन किसी ने दिया नौकरी के लिए, बस इतने हमको बता दीजिए। नौकरी के लिए कितने की जमीन दी? 3 लाख, 3.5 लाख करोड़, नहीं वो 6 करोड़, 3.5 लाख रुपए की जमीन खरीदी गई थी, जो उसका गवर्नमेंट रेट था। हाँ, कितना? 3-3.5 लाख। कितना साल पहले? 2008 की बात है। हम तो देखे कि लालू जी हाँ 2008 की बात है, 8-10 की बात है। पहले मनमोहन सिंह के पहले सरकार में रेल मंत्री थे वो। तो 2008 कह तो रहा हूं। 3 लाख की नहीं है। अरे सर्कल रेट पटना में आज भी 20 लाख से ज्यादा जमीन कहीं ही नहीं है। नहीं तो लिए होंगे कितना? अगर सर्किल रेट 3 लाख है, नहीं तो हम तो करोड़ देख रहे थे कि अखबार में कि इतने करोड़ की जमीन, 6 करोड़ की जमीन इतना में लिया। अरे वो तो भाई भारत की सारी संपत्तियां सर्कल रेट पर बेची खरीदी जाती है। आप अपने सरकारी रेट पर, ठीक है, तो फिर हटा दीजिए नियम। लालू यादव के लिए 3 लाख की जमीन 300 करोड़ की कैसे आप बता सकते हैं? तो बाकी की सर्कल रेट पर जमीन खरीदी, अगर सर्किल रेट हटा दीजिए, करोड़ में मार्केट रेट से बात कीजिए, तो कोई, तो फिर सबकी संपत्ति का मार्केट रेट से आकलन हो ना। हाँ, कितने लोग यहाँ मार्केट रेट से संपत्ति खरीदते हैं? सब तो सर्कल रेट से जमीन खरीदता है। आप देख लीजिए खबर। भाई सारे लोग, बाकी सब क्या मनरेगा में मजदूरी करके लाते हैं? सारे लोग सर्कल रेट से ही जमीन खरीदते हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो करोड़ में देख रहे थे, तो हमारा नहीं सर, बिहार पटना में कोई जमीन का सर्कल रेट 1 करोड़ नहीं होगा, 3 करोड़ नहीं हो सकता है। देखिए 200 करोड़ अभी का मौजूदा रेट है, बता रहा है। अब बताइए, 2004 से 2009 के बीच का मामला है, बताइए। हाँ, 2004 से 9 के बीच का मामला। तब अभी के हिसाब से वो 1000। आपकी मैं खबर बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन ने 7 करोड़ में जमीन ली। सुनिए भाई, अभी खबर बता रहा हूँ, अहमदाबाद में वो जमीन आज 300 करोड़ का है, जिस पर उनके बेटा दुबई की कंपनी से प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं। अब बताइए, अमिताभ बच्चन भ्रष्ट नहीं हुए, उनके जमीन का दमा बढ़ गया।
अब देखिए, आप जो बोले थे ना सर, उस समय सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ 39 करोड़ रुपए थी। 4 करोड़ 39 लाख। 4 करोड़ 39 लाख रुपए, सॉरी। हाँ, तो 4 करोड़ रुपया थी। लाख में नहीं है सर, करोड़ में है। अरे ये लिखा हुआ है 4 करोड़ 39 लाख हाँ, भैया। तो 4.5 करोड़ हुआ ना। हाँ। आप लाख में बता रहे हैं, 3 लाख 4 लाख, 4 करोड़ है। लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल की। अरे तो मैं वही तो सर्कल रेट कट्ठा के हिसाब से होता हाँ हाँ है। हाँ, ठीक बात है। तो यहाँ करोड़ों की जमीन की बात है, लाख में नहीं है। हाँ, ठीक आप है। 3 लाख जो बोल रहे हैं, 3 लाख का कोई एक जमीन नहीं था। हाँ ठीक है, क्या है इसमें बताइए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? 4.5 करोड़ है जमीन का रेट। हाँ हाँ ठीक है। तो हम बोलते हैं कि चपरासी की नौकरी, गैंगमैन क्या होता है, 4th ग्रेड की जॉब है। हाँ। ग्रुप डी की नौकरी के लिए करोड़ों की जमीन को कैसे दे देगा? 4 करोड़ दे के कौन जाएगा हाँ। ग्रुप डी में भाई? ये सवाल है मेरा, जो हम जिस पे हम आना चाह रहे थे कि ग्रुप डी की नौकरी के लिए कोई 4 करोड़ क्यों देगा? और आज नहीं, उस समय। कब? 2004-9 में। तो आज तो ये 500 उस करोड़ समय की जमीन होगी। हाँ, उस समय। तो ये इसके हिसाब से 4.5 करोड़ हुआ। हाँ, अभी के रेट उसमें कितना होगा? 500 करोड़। 500 करोड़। तो 500 करोड़ जिसका जमीन का रेट रहेगा, दाम रहेगा, वो जाएगा गैंगमैन की नौकरी करे ले। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे ममता बनर्जी ने बंधक बना लिया ईडी वालों को, सारी फाइलें छीन ली, कोई दलित बहुजन नेता कर सकता है क्या? नहीं, वही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट टांग देगा। ये दोनों लोग केंद्र सरकार या अच्छा अच्छा बताइए, ममता बनर्जी कह रही कि अमित शाह की सीडी है मेरे पास, पेन ड्राइव दे दीजिए ना, रखे क्यों है? अमित शाह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का पेन ड्राइव है। अब मीडिया चुप है। तो क्या इस देश की टीवी अखबार बहुजनों के सिर्फ खिलाफ है? हम कहते हैं ममता दीदी के पास अगर अमित शाह का सीडी है, पेन ड्राइव, अब तो सीडी का जमाना नहीं रहा, पेन ड्राइव है, और अमित शाह जी के पास ममता जी का पेन ड्राइव है, तो दोनों सार्वजनिक कर दें। अच्छा, कैसे देखेंगे? आज अर्नब गोस्वामी के पत्रकार की भी कस के पुलिस ने ठुकाई कर दी। अर्नब आजकल मोदी के खिलाफ बोल रहा है। पत्रकारिता मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ सवाल पूछ रहा है। पत्रकारिता सवाल अचानक क्यों पूछने लगा? तो 2014 तक तो पत्रकारिता होती थी ना, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, मनमोहन सिंह थे। अब पत्रकारिता तो हो नहीं रही। नहीं, अब तो सरकार की गुणगान की जा रही है। तो अब अर्नब में ऐसा क्या हुआ, परिवर्तन आया? हम तो सुने उसका रेवेन्यू नहीं आ रहा है, सरकारी ऐड नहीं आ रहा है, इस वजह से इस तरह से वो बौखला गया है। नहीं तो वही तो बोल, मोदी का भक्त अर्नब गोस्वामी नहीं है। सारे तो क्या कैसे किया जाए? क्या जो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो तमाम खतरे उठा रहे हैं, बहुजन समाज अब इतना जागरूक तो हो ही गया है कि उसे पता है कि मेरा मीडिया, हमारा सच्चा मीडिया कौन है और गुणगान करने वाला मीडिया कौन है। हाँ, तो सोशल मीडिया तो है ही बहुजनों का मीडिया। मतलब बहुजनों का मीडिया है या सरकार से सवाल पूछने वाला मीडिया? सवाल बहुजन मीडिया ही पूछ रहा है। क्योंकि आप तो किसी बहुजन नेता को नहीं छोड़ते, तो बहुजन मीडिया तो तब कहलाता ना जब आप बहुजनों की तारीफ करते, झूठी चापलूसी करते। अगर बहुजन नेता की हम झूठी तारीफ कर दे, जो बहुजन नेता समाज का नुकसान कर रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय मीडिया हुए ना। वेद तो राष्ट्रीय पत्रकार, वही मैं आ रहा था जो मैंने आपसे। अच्छा, एक सेकेंड, तब तो आप राष्ट्रीय पत्रकार हुए, क्योंकि आप किसी को नहीं। पत्रकार का क्या काम है? वॉचडॉग का, भौंकना, चोर आ जाए तो भौंकना। तो बहुजन नेता हो या सवर्ण नेता हो, सबकी खबर लेना ही तो पत्रकार का काम है। बिल्कुल। तो अब आप मानते हैं कि नहीं कि देश का सबसे तेज तरार और ईमानदार पत्रकार वेद है? नहीं, इस देश में अभी 2 तरह की मीडिया है। एक मीडिया वो है जो सरकार के साथ है सोशल मीडिया पर, एक वो है जो सरकार के विरोध में है। सुनिएगा मेरी बात, एक मोदी पूरी बात सुनिए। एक मोदी सरकार नहीं पहले सोशल मीडिया क्लियर कीजिए 2 चीज। हाँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मीडिया का काम नहीं अच्छा काम दिखाना। मीडिया का काम है जो गलत हो। सरकार से सवाल पूछना, सरकार का विरोध करना कैसे हो गया भाई? नहीं, एक चीज है। दो कोई एक पत्रकार बताइए जो सरकार के अच्छे काम को गलत कह दे। नहीं भाई, हम लोग पत्रकारिता में क्या पढ़ाया गया कि अगर कुत्ता काट ले आदमी को, तो ये तो नॉर्मल घटना है, कुत्ता का बिहेव है काटना।
जब आदमी कुत्ता को काट ले तब ना खबर है। वही खबर है। तो सरकार जो अच्छे काम कर रही है उसको बताना खबर नहीं है बे, जो सरकार गलत काम कर रही है, जो छुपा रही है उसको बताना खबर है। खबर दोनों तो फिर नहीं, दोनों कैसे खबर है? सरकार कोई अच्छी योजना लाई तो उसको बताएगा तब ना हमारे लोग लाभान्वित होंगे। अरे भाई वो तो बताना मीडिया का काम है। हाँ। सरकार पर नजर रखना। हाँ, दोनों काम है। देखिए हमारे हिसाब से, आपका कुछ अलग सोच हो, हमारा काम है कि सरकार की कोई अच्छी योजना है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, तो उस योजना के बारे में बताना हमारे समाज के लोगों को, ताकि उस योजना का लाभ हमारे समाज के लोगों तक पहुंचे। नहीं तो पता चलेगा कि योजना का पैसा वापस हो गया, कोई लाभान्वित नहीं हुआ। तो ये भी नहीं होना है। अगर सरकार कुछ अच्छी योजना लाई है, कुछ अच्छा की है, तो ये भी बताना, ना कि खाली दिन रात सरकार का विरोध करना। ये भी पत्रकारिता में कि भर दिन मेरी खबर में सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध हो, ये भी हम नहीं करते। तो मतलब मीडिया का क्या काम है? सरकार का गुणगान कहाँ करें कि तो कोई सरकार ऐसी होती है जो कहती है कि मेरा काम खराब है? नहीं, कहीं कैसे नहीं। अभी आरक्षण का मसला था, उस पर चर्चा हम लोग कर सकते थे। क्या जो अभी एसएससी में आई है वैकेंसी, उसमें जो तो सरकार, तो उसमें अच्छा क्या है? अच्छा क्या, वही तो उसके वही मैं कह रहा था ना कि जो बिहार में सीटों की चोरी हुई, जैसे हाँ। में लेखपाल के सीटों की चोरी हुई, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में चोरी हुई, तो यही तो मैं कह रहा था, यही पत्रकारिता है ना, जो गड़बड़ी हो रहा है उसको दिखाना। तो आप कह रहे कि नहीं मोदी जी फीता काटे, रिबन काटे, ये खबर है। हम कह रहे, मैंने कहा दोनों खबर को दिखाना। अच्छा काम की बात नहीं कि हमकी कोई सरकार योजना लाई है तो उसको बताना कि हमारे लोग लाभान्वित। अच्छा, SC ST के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारे लोग को पते नहीं है, लाभ ही नहीं ले पाता है। तो सरकार का काम है ना, टीवी अखबार में ऐड दे, सोशल मीडिया पर हम लोग को मिलाए, सेमिनार करे, हम लोग को बुलाए, आ रहा है पटना सब सेमिनार में। गरीब एक एक लोग, हर हाथ में मोबाइल। हमारा मैंने सेमिनार नहीं कहा, मैंने कहा सेमिनार करे और पत्रकारों को बुलाए। हाँ, अब जैसे अभी जो पत्रकार समिति बनी है बिहार में, उसमें एक भी SC ST OBC का पत्रकार ही नहीं है। OBC होंगे, नहीं है, महिला नहीं है। महिला ना हो लेकिन OBC है उसमें। आप देखिए, लिस्ट देखिए, आपके पास तो लिस्ट रहता है। होगा ही कहीं ना कहीं। बिहार में 1 महीने की सरकार हो गई बने हुए, कैसा आकलन, क्या आकलन कर रहे हैं? जैसा चल रहा था वैसे चल रहा है। ये तो लिस्ट है। देखिए, आप बोले थे कि इसमें सबसे पहली बात कि इसकी जो ये समिति होती है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो बिहार विधानसभा के स्पीकर होते हैं। और स्पीकर साहब प्रेम कुमार है, अति पिछड़े समाज से। वो पत्रकार की मैंने बात, हाँ, पहली बात हम बोले। और इसमें हम मैंने पत्रकार कहा है साहब, वो तो मतलब विधानसभा के स्पीकर हैं, नेता तो हैं ही SC ST OBC के लोग। एक मुस्लिम तो दिख रहे हैं। मैंने महिला कहा, मैंने मुस्लिम कहा ही नहीं था। मैंने कहा दलित, पिछड़े, अति पिछड़ा और मुस्लिम महिला नहीं है। मिश्र, झा, सिंह, कुमार, त्रिपाठी, चंद्रा नहीं है, नहीं है। एक भी SC ST OBC नहीं है। महिला भी नहीं है। महिला भी नहीं है। न पिछड़ा, न अति पिछड़ा, न महिला। देखिए ना, हम इनके नाम से भी पता चल, विनोद बंधु को तो सब जानते हैं कि वो अगड़ी जात से हैं। अरुण अशेष भी, इंद्रभूषण कुमार, मिथिलेश कुमार, मदन। अरे अब तो जिनके नाम में टाइटल न लगाओ ना, उनकी ज्यादा छानबीन कीजिए। नहीं है, जो हमें लगता है। कंबल ओढ़ के लोग घी पीने के चक्कर में सब करते हैं। और इसका क्या काम है पता है? सलाह देते हैं लोग। और विधानसभा में जब सत्र चलता है तो उसके लिए पास बनता है। अब एक चीज बता देते हैं, बहुत जरूरी चीज। आपको बिहार विधानसभा का जो सत्र चलता है विधानमंडल का, सभा में, परिषद में, तो उसको कवर करना है। आप जाइएगा कि पास बनाइए। 2 तरह का पास, एक गाड़ी का पास, चाहे सदन का पास, कि हमको कवर करना है। आप चक्कर लगाते रह जाइए। एगो PRO अगली जात के हैं, काहे जो बना देंगे आपको। फिर आपको क्या करना होगा कि अपने समाज के किसी MLA MLC को फोन करना होगा, मंत्री हैं तो उनको फोन करना होगा। वो फोन करेंगे PRO को। तो आपके चैनल में अगर 5 लोग हैं और 3 लोग के लिए आपने किया है, एक कैमरामैन, एक आप हो गए चैनल हेड, एक रिपोर्टर, 3 गो में मुश्किल से 1 आध गो बन जाएगा।
और वो भी कौन वाला बनेगा? बाहर वाला, कैंपस वाला। जैसे सत्र चलता है तो ऊपर में पत्रकार दीर्घा है, विधानसभा में, विधान परिषद में, उसमें बैठने वाला पास आपका नहीं बनेगा। और ये जो पत्रकार का जो संगठन बना हुआ है, ये तय करते हैं कि किसका बनेगा, किसका नहीं बनेगा। आपका एकाग बन जाएगा, वो भी बाहर वाला, बाहर टहलते रहिए, अंदर नहीं जाइए, ऊपर बालकनी में नहीं बैठ सकते, चाहे विधानसभा या विधान परिषद। लेकिन बहुत रेयर, बहुत पैरवी है आपकी, या तो गिड़गिड़ाइए वहां जाके। और यही लोग जो नाम अभी देखे हैं वही तय करते हैं किसका हो, किसका नहीं हो। आपको सत्र का कवर करना है बिहार विधानसभा का, जब सेशन चलेगा तो अंदर कैसे घुसिएगा? गाड़ी घुसने नहीं देगी, गाड़ी का पास ही नहीं मिलेगा। आज तक हमको गाड़ी का पास नहीं मिला, बहुत प्रयास किए। और स्पीकर रखते हैं बैकवर्ड तो भी नहीं मिलता, वो तो स्पीकर का काम है। तो जातिवाद हर डाल डाल पर है, पात पात बताएं पर कितने लोग हैं? एक दो लोग नहीं, गिनती गिना दीजिए, इतने लोग में एक भी दलित पिछड़ा नहीं मिला इनको। 15, 8, 23 नहीं, और भी है, 41 लोगों का चयन हुआ है। ये तो इसमें तो 23 लोग की सूची है। और भी है। और इसमें क्या दे दिया है ना कि सर्वसाधारण के साथ साथ अभी कर लो प्रेस प्रतिनिधियों, जैसे राज्य के दैनिक समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं वार्षिक पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधियों तथा प्रेस छायाकारों। अब इसमें सोशल मीडिया है नहीं, आपको हमको बनाएगा नहीं सदस्य। तो आपको क्या करना, RNI से, जैसे अशोक दास जी का दलित दस्तक रजिस्टर्ड है तो उसके थ्रू कहीं कि हम आपको उसमें तब हो सकता है, मैगजीन है तो। मतलब जिसका 5000 सब्सक्रिप्शन, जो अखबार 5000 में छपता हो, 5000 में 500 नहीं, बहुत सारे आज ऐसे। जिस यूट्यूब पर हाँ, करोड़ों लोग हम लोग को देखते हैं, वो पत्रकार नहीं हुआ। चलिए, क्या लग रहा है कि बहुजन समाज के ज्यादातर लोगों को पत्रकारिता में आना चाहिए, और खासकर क्योंकि अब नौकरी भी क्राइसिस नहीं है, टीवी अखबार में नौकरी करने की जरूरत भी नहीं है, नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके काम करना चाहिए। बता रहे हैं ना कि बड़े बड़े संस्थान है, IMC जैसे संस्थान है, वहां पर SC/ST की सीटें खाली जा रही है, जाना चाहिए लोग। हाँ, दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। हम लोग कभी बैठेंगे और इस मुद्दे पर अगर बात करें ना, तो हम लोग बहुत कुछ नहीं बोलते हैं कि जो भी दलित समाज का युवा इस फील्ड में आना चाहता है उसका हिम्मत फट जाएगा। इतना अब लेकिन नौकरी का स्पेस तो बना है। नौकरी का आप में टैलेंट है तो आप सोशल मीडिया पर नहीं, आप काम कर पाइएगा, आपको काम करने मिलेगा। आप तो बोले आपको कमर्शियल एड कितना मिलता है? 1 करोड़ चैनल का सब्सक्राइबर है और 5000 सब्सक्राइबर वालों को मिलता है। फलना सरिया तो फलना इंस्टीट्यूट, फलना मेडिकल और फलना कॉलेज और फलना अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये सब का एड मिलता है आपको। समाज के रिस्पॉन्स से खुश हैं कम से कम? ठीक हाँ, है। समाज ही तो अरे धन्ना से तो हमारे पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा नहीं दे रहा है, तो हम लोग को क्या देगा? तो फिर तमाम सपा, बसपा, RJD, JDU किसी को चंदा नहीं दे रहा है, तो हम लोग को ऐड कैसे दे देगा? हम लोग, उनकी तो संभावना है ना कि कभी बहन जी मुख्यमंत्री, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी, उनको नहीं चंदा दे रहा है। हमारे आपसे किस बात का खतरा है हमको? लेकिन अच्छा, बहुजन समाज के नेताओं में समझ तो बढ़ी है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को लेकर, बाबा साहब को लेकर। मजबूरी भी तो है। देखिए, हमारे समाज में आप OBC को अलग करके बात करेंगे तो हम बात कर पाएंगे। OBC में कितनी जागरूकता दिख रहा है? OBC नहीं जागरूक है। अभी हमने देखा, हम गए खुद, 25,000 लोग थे OBC के। गांव में OBC समाज के पत्रकार नीरज नेशनल जनमत ने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले और की तस्वीरें लगाई माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर। 25,000 OBC के लोग थे। ठीक भैया, जयंती मना लेंगे, सामाजिक तौर पर ठीक है, हम एक हैं दलित में भी, लेकिन जैसे चुनाव जज आता थे, SP, DM, कलेक्टर, सब तरह के लोग थे। हाँ, लेकिन जैसी पॉलिटिकल बात आएगी ना, सब वहीं खत्म हो जाती है बात। बहुजन नेताओं को लगता है निकट भविष्य में RJD, JDU, सपा, बसपा सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, एका वाली बात अभी नहीं है। अगर बीजेपी इसी तरह से, और तेजस्वी जी हो, अखिलेश जी हो, PDA बोले तो सीट लाए जबरदस्त, लेकिन ये PDA प्लस और एक दूसरे को जोड़ना, देखिए बाघ बकरी को आप साथ में लाइएगा तो नहीं चलेगा।
तेजस्वी यादव इसी में गच्चा खा गए इस बार। हाँ, खाली एक चीज है कि खाली 10,000 के चलते इतनी सीटें नहीं आई बीजेपी और जदयू को, कि खाली 10,000 के महिला को मिला। अरे महिला, अरे बिहार वो है कि पैसों ले लेगा, वोटवन देगा, वो प्रदेश है, वो इतने तेज तर्रार लोग हैं यहाँ। खाली 10,000 की वजह से एनडीए को इतनी बहुमत नहीं आई। तेजस्वी यादव की भी गलती है। जैसे आपको कोई हड़का दिया, 4 बजे भोरे भाषण दे दिया, डर से बोला कि टिकट दे दिए। लालगंज में क्या हुआ? क्या हुआ लालगंज में? मुन्ना शुक्ला बेटी बुला टिकट दिए, डर गया। माने एक कोई भाषण दे दिया और आप डर गए, तो डरने वाला नेता कैसे होगा? डर से नहीं दिए। और एक चीज है, आपकी प्रवक्ता है कंचना यादव चाहे प्रियंका भारती, उस टीवी पर अब जब अपनी बात रखती है, अपनी पार्टी की बात रखती है, तो उनका हर एक लाइन बहुजन से रिलेट करता है, बहुजन विचारधारा से रिलेट करता है। लेकिन पार्टी की गतिविधि जो होती है, नेता तेजस्वी यादव की जो गतिविधि होती है, इसके विपरीत हो जाती है। आज चंद्रशेखर जी जिस तरह से दिख रहे थे, बहुजन समाज के नेता अगर इतने एक्टिव हो जाएं, तो फिर जातिवाद ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। जाति रहेगी लेकिन जातिवाद तो नहीं। मैं जातिवाद की बात हाँ, कह रहा हूं। जाति कभी ना खत्म होने वाली चीज है। जातिवाद खत्म हो जाएगा, जाति के नाम पर भेदभाव खत्म हो जाएगा, जाति के नाम पर अत्याचार खत्म होगा। तब देखिए बहुजन, देखिए आज तक आरजेडी की हम बात कर ले थोड़ा, आज तक आरजेडी बिना बैकवर्ड फॉरवर्ड किए कोई चुनाव नहीं जीती है। पूछिए कब एक वो बता दीजिए। सब दिन बैकवर्ड। जब से A to Z कर रहे हैं तब से पार्टी की स्थिति खराब नहीं है। A to Z में खराब, माई बाप में खराब। A to Z में जो देखिए, तेजस्वी यादव को लगा कि 2020 के चुनाव में हम बहुत बहादुरी से लड़े और हमको इतनी सीटें आई कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए। गलत। चिराग पासवान की वजह से सीट। आरजेडी का अभी सबसे बुरा दौर है। 2010 के चुनाव में आरजेडी को 22 सीटें आई थी, तब जब वो सिर्फ एक पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी, रामविलास जी की पार्टी। एक पार्टी के साथ चुनाव लड़के आरजेडी को 22 सीटें आती है, और 6 दल के साथ गठबंधन करके आरजेडी को 25 सीटें आती है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, वीआईपी, तीनों लेफ्ट पार्टियां, आईपी गुप्ता। आज तो आप मुकेश जी से बात कर रहे थे, क्या बातचीत हुई, क्या है भविष्य? मुकेश सहनी से बातचीत जो हुई वो अपनी विचारधारा को लेके मजबूत है, क्लियर है। उन्होंने कहा कि कोई सवाल पैदा नहीं होता कि मैं भी बीजेपी के साथ जाऊं। भविष्य उनका तो है बहुजन आंदोलन के, लेकिन इसी विचारधारा पर अगर टिके रहे, बने रहे और एक्टिव रहे, तो मुकेश सहनी देखिए संघर्ष है उसमें। लेकिन मुझे ओवरऑल दिखता है कि धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के नेताओं को लगता है कि अब वक्त आ गया है, जिस तरह से जातिवाद फिर से उभार आ रहा है, जिस तरह से नौकरियां खत्म हो रही है, कॉर्पोरेट पूरा उनको अब लताड़ रहा है। टीवी अखबार ने खासकर सबकी आंखें खोल दी। उनको लगता है कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो ये लोग हमको गाली देते थे और आज सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। हमें लगता है टीवी अखबार जो है उसने सारे बहुजन नेताओं की आंखें खोल दी। जो लोग सवर्ण पत्रकारों को सारे पुरस्कार देते थे, वो सब देख रहे हैं ना कि इस सरकार में अब सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। इस सरकार से रेप हो जाए, गैंगरेप हो जाए, नकली कफ सिरप बिक जाए, स्कैम हो जाए, घोटाला हो, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। तो अब तो आंखें खुली होगी कि कौन पत्रकार है और कौन जातिवादी है। हम लोग कहते थे पहले, हम लोग तो ऐसा नहीं कि 2014 से कह रहे हैं, उससे पहले से हम लोग तो लिखते थे, पहले ब्लॉग लिखते थे। पहले तो फेसबुक पे लिखते थे, ब्लॉग लिखते थे। हाँ, तो लोगों को लगता है क्या रे, लोग तो ऐसे बोल रहे हैं। अब तो सारे नेता, अब तो कांग्रेस के साथ मीडिया वही व्यवहार कर रही है जो दलित पिछड़ों के साथ हो रहा है। तो अखिलेश अब तो बहुजन नेताओं की आंखें, हमको तो नहीं, देखिए बहुजन नेता की बात करते हैं, हमको तो बीजेपी के भी बहुजन नेता कहते हैं कि आप सही कर रहे हैं। देखिए बीजेपी ही नहीं, जदयू हो, हर दल के कि हम लोग की हालत बहुत खराब रहती है भाई पार्टी में, आप ही लोग आवाज बनी। एक बात है कि बीजेपी के भी नेता जो होते हैं वो भी ये जानते हैं कि जब मेरा बुरा वक्त आएगा तो यही लोग खड़ा होगा, चाहे शंभू हो, वेद हो, इस तरह से जितने पत्रकार बहुजन समाज के हैं उनके साथ भी तो बुरा होता है। सम्राट चौधरी के साथ प्रशांत किशोर ने क्या किया? क्या सम्राट चौधरी भ्रष्ट चुनाव के समय एकदम उनकी मतलब अशोक चौधरी के साथ क्या किया? ह्यूमिलिएट किया, उनको बेइज्जत किया। तो प्रशांत किशोर रेत वाली भाषा। हाँ, तुम तड़क, प्रशांत किशोर इतना बड़ा गुंडा है, तुम तड़क करता है। हमारे बहुजन नेता चाहे किसी भी दल में हो,
अगर बीजेपी की सरकार बनती है, जदयू की सरकार बनती है, अगर हमारे समाज के व्यक्ति का किसी का काम होगा, पैरवी जेन्युइन पैरवी होगी, तो हम किसके पास जाएंगे? तेजस्वी जी कर नहीं पाएंगे, तो हमको जाना किसके पास है? अंततः उसके पास जाना जिसकी सरकार है। आप उसको तो क्या प्रशांत किशोर की कोशिश थी कि चूंकि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी एक कंटेंडर थे, तो उनकी कोशिश थी कि इस तरह के आरोप ला के सम्राट चौधरी का कद छोटा किया जाए, तो पूछूंगा और एडवांटेज विजय सिन्हा जो उनकी जाति से तो उनको मिले। अशोक देखिए, जितना कमजोर करना चाहा प्रशांत किशोर अशोक चौधरी को, सम्राट चौधरी को, उतना ही मजबूत हो गए दोनों उभरे। क्या बिगड़ गया? अशोक चौधरी फिर मंत्री बन गए, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन गए। क्या नुकसान किया? प्रशांत किशोर की नजर में यही दोनों बड़े करप्ट नेता हैं, अब बाकी सब ईमानदार हैं। अभी अखिलेश जी एक बता रहे थे कि एक कुर्मी समाज के बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं यूपी में। हाँ, उस 7 बार से चौधरी सांसद जी। जीत रहे हैं, पंकज चौधरी धनाढ़ हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और वो एमओएस थे, 7 बार के जीता हुआ सांसद, राज्य मंत्री था फाइनेंस का। और निर्मला सीतारमण जो कभी चुनाव नहीं लड़ी, वो केंद्रीय मंत्री है फाइनेंस। तो अखिलेश जी बता रहे थे कि 7 बार के सांसद को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार के विधायक नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो यह जात का मैटर है। अच्छा, नितिन नवीन तो इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे जिले से ही उनका पैतृक रिश्ता है, उनके पिताजी हमारे नवादा जिले के थे। इनको बनाया गया इसलिए कि हर बात ये मानेंगे। बंगाल का चुनाव भी वहाँ कायस्थ समाज के सबसे ज्यादा 50 लाख वोटर है भाई बंगाल में। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बाबू सुभाष। आबादी परसेंटेज में आप हमको बताइए, बंगाल में 50 लाख टोटल आबादी है, परसेंट कितना हुआ? 3-4% के करीब आबादी। 3-4%। हाँ, दलित की कितनी आबादी है? परसेंट में बताइएगा आप हमको बंगाल में। 30% के आसपास। SC ST मिला के 30 है, 24% दलित है, 6% आदिवासी, 30% दलित है, हाँ, 27% वहां मुस्लिम है। OBC करीब 17% है वहां। कितना? 17 जो आरक्षण मिल रहा है 17%, तो ज्यादा होंगे, डबल होंगे। नहीं यार, ओबीसी देश में कहीं 50% से कम नहीं है, तो 17 दूनी 34 होगा वहां। नहीं, वहाँ मुस्लिम आबादी, बिहार में भी मुस्लिम आबादी वहां 17%। देखिए पूरे देश में 27%। चलो मेरी बात, पूरे देश में OBC के आरक्षण कितना है? नहीं, राज्यों में डिफर करता है। डिफर किया तो वहां केंद्र- 17%। तो मेरी बात सुनिए ना, 14% है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तो EWS का भी घटा है ना, छत्तीसगढ़ में घटा। कहीं नहीं घटा, EWS पूरे देश में 10% नहीं, छत्तीसगढ़। अरे क्या बात करते हैं, हो सकता है। हाँ, तो ओबीसी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी 27% रिजर्वेशन नहीं मिला है, लेकिन ओबीसी की आबादी ओवरऑल 50% हर राज्य में है। टोटल जनसंख्या का 50%, चूंकि ओबीसी में 4000 जातियां हैं। छत्तीसगढ़ में घटा क्योंकि वहां आबादी ही नहीं है। आप बता दीजिए मुझे। नहीं, ईबीएस की तो मान लिया मैंने, वहां 6% आबादी है जनरल कैटेगरी की लगभग, लेकिन फिर भी उनको ईबीएस 10% लागू हो गया है भाई हर राज्य में। छत्तीसगढ़ में आबादी इतनी नहीं थी, 10% कैसे 10? तो देश सर उसमें कोई जाति जनगणना हुआ कहाँ? उसमें कहाँ सेंसस कहाँ लागू हुआ? तो लागू कर दिए मोदी जी, जो उनका मन हुआ। खैर, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। वो भी देखिए, देश आप जोड़ लीजिए ना, ऐसे भी देखिए, मान लिए 25, 27, 30% मुस्लिम समाज हो गया, 30% SC देखिए EWS 4%। कहाँ? यहाँ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आर्थिक कमजोर को जहाँ आरक्षण के प्रावधान जिसे राज्य सरकार, लेकिन हाईकोर्ट में याचिका राज्यपाल द्वारा अभी तक पूरी लागू नहीं हो पाया इस मामले जमा। इसी आरक्षण लेकर अलग कुल आरक्षण से 76 तक पहुंच रहा है SC ST OBC का, लेकिन EWS का 4% हिस्सा अलग है सामान्य वर्ग के लिए 4%। वहाँ EWS का घटाया गया था। हाँ ठीक है, वो हो सकता है। तो मैं जिसकी आबादी है 10% नहीं, उसको 10% कैसे दे दिया? छत्तीसगढ़ में नहीं है 100 वर्ग की आबादी 10%, आप कैसे दे दीजिएगा? आबादी दुगना जी। तो ये लगभग सारी बातें हैं जो हम लोग चाहते थे कि पूरी बातचीत सब हर मुद्दे पर डिस्कस हो, लंबी बातचीत हो, और आप लोग पॉडकास्ट में सिर्फ तारीफ सुनते रहते हैं। ये जो हमारे बहुजन समाज के लोग ये जो पॉडकास्ट देखने लगे हैं, उसमें सिर्फ चापलूसी रहती है। हीरो हीरोइन से हमारा
अब यहाँ खाने की लड़ाई हम लोग क्या करेंगे जान के आमिर खान साहब ने कितनी शादियां की है। मनोरंजन कर रहे हैं हमारे समाज के लोग। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं आपके नस्लों की, फसलों की, आपके हक अधिकार की, इसलिए कोशिश होती है कि उन तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर आपको रूबरू कराया जाए, क्योंकि आपके समाज में पत्रकार नहीं है, आपके पास न टीवी है, न चैनल है, न अखबार है, न एक संपादक है। सोचिए, कल्पना कीजिए, अच्छा वेद अगर ये इंटरनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये भारतीय लोगों का होता, किसी धन्ना सेठ का, तो क्या करता? कौन वाला? कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुरंत हम लोग बंद हो जाता है, बंद हो जाता। ये विदेशी है इसलिए चल रहा है। तो शुक्रिया, हम लोग की लंबी बातचीत आपने झेली है और हमें उम्मीद है कि आप लोग कमेंट भी करते होंगे और जन सरोकार की बातें कीजिए। हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि 1 घंटे की बातचीत हम लोग की तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हो। अच्छा, एक और समझना चाह रहे हैं, अब तो देश पर कब्जा होने वाली नीति चल रही है। आपको लगता है कि रूस, चीन और अमेरिका दुनिया भर के गरीब देशों पर कब्जा करेगा? अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। जिस देश में परमाणु नहीं वहाँ खतरा है, लेकिन जहाँ परमाणु है वहाँ इस तरह का खतरा नहीं है। तो जिनके पास बढ़िया हथियार नहीं होगा, फाइटर प्लेन नहीं होगा, उनके ऊपर कब्जा हो जाएगा। हाँ। तो ये फाइटर प्लेन विज्ञान से बनेगा या अंधविश्वास से बनेगा? है, नींबू और मिर्ची से बनेगा। हम बता फूके तो अब आप युद्ध नहीं। अरे बिहार में ऐसे आज डोभाल साहब NSA हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो कह रहे हैं कि युवाओं, हमारे मंदिर तोड़े गए हैं पीछे, बदला लो, खून खौल। अच्छा, उनका बेटा सारे मुस्लिम देशों के साथ व्यापार करता है। जयशंकर का बेटा बिजनेस करता है। अब वो यहाँ के दलित पिछड़ों को कह रहे हैं कि खून खौलाओ। बौद्धों का खून खोलेगा तो क्या होगा? अरे हमारे कुशवाहा भाई तो सम्राट अशोक का इतिहास ही नहीं पढ़ते हैं। उनको बता दिया गया कि तुम लव कुश हो, राम के वंशज। 1 फरवरी से बौद्ध बिहार वाला जो महा आंदोलन चल रहा है, वो बौद्ध बिहार राजगीर में, कल मैं एक वीडियो भी डालूंगा, मेरे पास एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, वो 1 फरवरी से फिर से शुरू है, चलेंगे हम लोग बड़े इंटेंसिटी पर। देखिए, हम लोग अभी शंभू जी लगातार रहेंगे बिहार में, और हम लोग न सिर्फ बैठ के इस तरह से विश्लेषण करेंगे, बल्कि हम लोग फील्ड में भी नजर आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि शंभू जी के साथ हम लोग बंगाल चुनाव कवर करने जाएं। शंभू जी और हम अपने अपने नजरिए से आपको बंगाल के चुनाव को दिखाएंगे। वहां के लोगों को का नजरिया जो है, उनका वोटर जो वहां के हैं, उनकी क्या राय है, ओपिनियन है, वो सब हम लोग अपने हिंदी में आप लोग तक पहुंचाएंगे। हालांकि वहां बंगला बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, लेकिन हिंदी भाषी भी हैं, और खास करके बिहार। और आप बंगाल से हमें देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि आपका शहर कौन सा है, और आप हमें अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपसे संपर्क करें कि वहां की समस्याएं क्या है। क्योंकि बंगाल एक ऐसा अभेद किला है जहां आज भी SC ST OBC का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, लेफ्ट रही हो, या ममता बनर्जी रहे हो। जिस बंगाल से बाबा साहब संविधान सभा पहुंचे, उस बंगाल में बाबा साहब नहीं पहुंच पाए, जबकि आबादी वहां 90% के आसपास बहुजनों की है। और वहां खास करके जो हमारे मल्लाह समाज के लोग हैं, SC में आते हैं। बताइए, जितने भी मंडल, सरकार, महतो सब वहां OBC SC में मतलब, और बड़ी दुर्दशा है वहां, जातिवाद सबसे अगर हम एक सेकंड जरा सा उधर बोलना चाहेंगे। अगर शंभू जी वादा करते हैं कि हम लोग दोनों साथ में बंगाल चुनाव कवर करने जाएं, तो न सिर्फ चुनाव की खबर, बल्कि ऐसी ऐसी खबरें हम आपको दिखाएंगे जो आप कल्पना नहीं किए होंगे। सुंदरवन में जो मरीज झापी में दलितों के साथ जो कुछ हुआ, आप जानते हैं? मरीज झापी जी, जो CPM की सरकार में बहुत तो वो सब कुछ, वो सारा सुंदरवन के पास हम जाने का प्रयास करेंगे, दिखाएंगे किस तरह से बांग्लादेश से आए हुए दलितों के साथ मतलब कि क्या कह सकते हैं कि। अच्छा, ये अच्छा आपने याद दिला दिया, बांग्लादेश में हिंदू के लिए ये सारे टीवी अखबार वाले डिबेट करने लगते हैं, आज जाते नहीं वहां रिपोर्टिंग करने, जबकि इनके पास संसाधन है, पैसा है, नेपाल भी चले जाते हैं और इजराइल भी चले जाते हैं। अच्छा, तो छुप हिंदुओं की खबर कॉमेडी करता है दीवार। अच्छा, ये लोग हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, उसकी खबर दिखाने के लिए कोई पत्रकार बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए।
दलित है, कैसे जाएगा वहां इन लोग? अब भारत दो चीजें हैं। एक अब भारत में एक सेकंड दलित मेरी पिछड़ा बात पड़े- बोला, एक सेकंड। बांग्लादेश भारत में जरा से मेरी बात, हम्म। दलित हैं बोलने दीजिए, आप पिछली जात से हैं, आप हावी होंगे तो गलत होगा ना। सुने मेरी बात जी। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में एक दलित की जान गई, उन लोगों ने मार दिया, तो इसको मीडिया ने इतना उछाला कि अरे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। मेरठ में जो दलित महिला की पीट के जान ले ली गई, वो हिंदू नहीं थी क्या? अरे 17 लोग हिंदू पानी पी के मर गए गंदा, वो हिंदू नहीं थे? कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। सबसे ज्यादा एनसीआरबी क्या करे, जाति के नाम पर दलित पिछड़े हिंदुओं की हत्या होती है, आदिवासियों की। नहीं, मान लिया बांग्लादेश की चिंता है तो आप तो जानते हैं, इतने कहेंगे कि मेरठ में जो भारतीय पत्रकार, टीवी वाला, अखबार वाला बांग्लादेश काहे नहीं जाता? एक सेकंड, बीजेपी वालों का खून तब खोलता ना जब मेरठ की जो महिला जिसको मार दिया गया वो बांग्लादेश की होती, वो यूपी की नहीं होती, बांग्लादेश की होती, तब योगी जी को गुस्सा आता। या पाकिस्तान की होती तो पाकिस्तान की होती हिंदू दलित, तब गुस्सा आता। तो नहीं, आजकल नेपाल वाले पर भी गुस्सा आता। हाँ, बांग्लादेश। खैर हम लोग अगली बार आएंगे, आज तो ऐसे अच्छा, ही। मोदी जी क्यों ट्रम्प क्यों मोदी जी के पीछे? देखिए सर, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं, आपके जो दर्शक देख रहे हैं, कि हम लोग अचानक से बैठ गए, कोई डिसाइडेड मुद्दा नहीं था, ना कोई हमने रिसर्च किया था, बस इस तरह से ये सूचना एक देने के लिए कि हम दोनों अभी साथ में हैं और लंबे समय तक अभी रहेंगे और संभवतः बंगाल चुनाव हम लोग साथ में नजर आएंगे। नहीं, आप बता रहे थे कि ट्रम्प जो है वो लगातार, हम तो विदेश नीति पर भारत सरकार के साथ हैं। हम भी सरकार के ट्रम्प साथ से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो एक संकी किस्म का आदमी है। हाँ, भक्तों का क्या कहेंगे जो उनकी आरती उतार? ये सर आरती नहीं, यज्ञ हुआ था ट्रम्प के लिए। सर ट्रम्प के लिए यज्ञ हुआ था, मेरे पास तो फोटो वोटो भी होगा, खोज के निकाल देंगे। हाँ, देखिए अब तो बहुत गद्दार निकल गया। अब ट्रम्प देखिए कहता है कि पढ़ा लिखा लोग बहुत बढ़िया नेता चुनता है, समाज जितना आगे बढ़ता है, जितना जागरूक होता है, उतना अच्छा नेता उसका होता है। नहीं, अमेरिका में उसको कोई आरती नहीं उतारा है, विरोध हो रहा है। तो काहे चुनाव में वोट दिया? वोट कौन दिया था? ये भाई, ये तो बात वही हो गई कि पूरे 5 साल चिराग पासवान का विरोध करेंगे, इलेक्शन के दिन आंख मूंद के कहेंगे अरे हमारा जात का नेता वोट दो। 5 साल जय भीम, जय बाबा तो साहब। भारत से क्या दुश्मनी है ट्रम्प की? मोदी जी से ट्रम्प को दुश्मनी? भारत से भी दुश्मनी नहीं, उसको किसी से दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ व्यापारी है, बिजनेसमैन है ट्रम्प का। नहीं, वो ब्रोकर है, जमीन का कारोबारी है ट्रम्प। हाँ, तो पूरी दुनिया के जमीन पर कब्जा करना चाहता अरे है। नोएडा वगैरह ट्रम्प टावर नहीं बन रहा है? अच्छा, नहीं पता है? नहीं, ट्रम्प टावर इंडिया में बना है, इसको नहीं पता है? नहीं, उसके कई जगह रियल एस्टेट के बिजनेस तो है। हाँ, तो फिर जब इंडिया में जमीन कब्जा कर लिया, ट्रम्प टावर बना दिया, हम तो ट्रम्प कह रहा है कि हम देशों पर कब्जा करेंगे। उसने कहा है कि हमारे सामने हमसे रूस और चीन भी डरता है। देखिए गुड़गांव में है ट्रम्प टावर, गुड़गांव देखिए तो 3 BHK 4 BHK सेक्टर 60 ग्लोबली उसका तो लिख रहा है ट्रम्प टावर गुड़गांव। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे ही आपसे सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, सांस्कृतिक मुद्दों पर जो भी अपडेट है वो आपको रूबरू कराया जाए। 100 करोड़ का फ्लैट होता है इसका एक। तो भाई जो ट्रम्प भारत में अपना कारोबार शुरू कर दिया इसका, देखिए तो गुड़गांव का है। ठीक, तो हम लोग आगे विशेष डेटा वगैरह के साथ, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ बात करेंगे। आज बस हम लोग का ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी और एक संदेश देना था। आगे हम लोग आएंगे एकदम तथ्यों के साथ, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वेद। आपका सर मौका दिया इसके लिए शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।